हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे CGBSC कक्षा 9वीं माध्यम हिंदी में अध्याय 12 कार्य एवं ऊर्जा जो है अध्याय, उसका आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो देखिए, हम अपने दैनिक जीवन में कार्य तथा ऊर्जा शब्द का प्रयोग अनेक संदर्भों में करते रहते हैं, है ना। रोज़मर्रा के जीवन में कार्य और ऊर्जा शब्द का प्रयोग हम करते रहते हैं। जैसे वह खेत में कार्य करता है, वह बहुत ऊर्जावान व्यक्ति है आदि। किसी भी कार्य को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बिना ऊर्जा के कोई भी कार्य करना संभव नहीं है। मनुष्य एवं मशीन भी कार्य करने के लिए ऊर्जा का उपयोग करते हैं, है ना। मशीनों में देखें ना, जैसे कि हम लोगों का गाड़ी चलता है, पेट्रोल से चलता है ना, उसको वहाँ से ऊर्जा मिलती है। जैसे विद्यार्थी घर से विद्यालय तक पहुँचने के लिए साइकिल चलाने या पैदल चलने के लिए ऊर्जा का उपयोग करता है। इसी प्रकार विद्युत बल्ब रोशनी देने के लिए विद्युत ऊर्जा का उपयोग करता है। मतलब किसी भी कार्य को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और मशीनों को या जीव जंतुओं को, मनुष्यों को ऊर्जा क्या होती है, अलग अलग स्रोतों से प्राप्त होती है। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, कार्य। दैनिक जीवन में सामान्यतः किसी भी लाभदायक शारीरिक एवं मानसिक परिश्रम को कार्य समझा जाता है। जैसे विद्यार्थी परीक्षा के समय अध्ययन में बहुत समय व्यतीत करता है, पुस्तकें पढ़ता है, प्रश्न पत्रों को हल करता है, कक्षा में विचार विमर्श करता है। सामान्य भाषा में वह कठोर परिश्रम यानी कार्य करता है। उसे देखकर कहते हैं ना कि यह विद्यार्थी बहुत ज़्यादा परिश्रम कर रहा है। इसी प्रकार किसी भी गीत को गुनगुनाना, मित्रों से बातचीत करना, विद्यालय के लिए कार्य योजना बनाना, सोच विचार करना आदि सभी को कार्य समझा जाता है। पर यह जो है हमारे सामान्य जीवन की बातें हैं, जिसमें हम लोग इसे कार्य करना कहते हैं। किंतु विज्ञान में भौतिक कार्य की परिभाषा अलग है। विज्ञान में इसकी परिभाषा अलग होती। क्या होती विज्ञान में कार्य की परिभाषा? विज्ञान में कार्य करने के लिए दो दशाओं का होना आवश्यक है। पहला तो वस्तु पर कोई बल लगना चाहिए, और दूसरा वस्तु विस्थापित होना चाहिए या वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होना चाहिए, है ना। तो इसको हम लोग विज्ञान की भाषा में कार्य कहते हैं। देखो, अगर किसी भारी चीज़ को हम लोग एक स्थान पर उठाए और उसे उठाकर घूमते रहे दिन भर, फिर उसी स्थान पर वापस ला के उसे रख देंगे, तो उसे ये तो कहेंगे सामान्यतः लोग कि उसने दिन भर बहुत कार्य किया, बहुत परिश्रम किया। पर विज्ञान की भाषा में उसे कार्य नहीं कहा जाएगा, क्योंकि उसने उस पर बल तो लगाया, परंतु उस वस्तु में कोई विस्थापन नहीं हुआ। उस भारी वस्तु को लाकर उसने वहीं पर रख दिया, तो उसे विज्ञान की भाषा में कार्य नहीं कहा जा सकता। भौतिक कार्य तभी होगा जब बल की उपस्थिति में वस्तु में विस्थापन हो, मतलब वहाँ बल भी लगे और वस्तु में विस्थापन भी हो। अन्य सभी कार्य भौतिक कार्य नहीं होंगे अगर उसमें विस्थापन नहीं होता या बल नहीं लगता तो। इसी प्रकार व्यक्ति का ऊर्जावान होना, विद्युत ऊर्जा अथवा ऊष्मा या गतिज ऊर्जा, सभी प्रकार ये अलग अलग अवधारणाएं हैं ना, सभी अलग अलग चीज़ें हैं, भिन्न भिन्न। इस अध्याय में हम भौतिक कार्य और भौतिक ऊर्जा का अध्ययन करेंगे। तो ऊर्जाएं क्या होती है, हमें अलग अलग स्रोतों से प्राप्त होती है, अलग अलग प्रकार की ऊर्जा होती है ना। जैसे विद्युत ऊर्जा हो गया, प्रकाश ऊर्जा हो गया, नाभिक ऊर्जा हो गया, स्थितिज एवं गतिज ऊर्जा के ये सभी प्रकार होते हैं, है ना। और इन्हीं ऊर्जाओं के माध्यम से हम क्या करते हैं, ऊर्जा को कार्य में परिवर्तित करते हैं। तो इसका विस्तार पूर्वक अध्ययन हम इस अध्याय में करेंगे। अब आगे देखते हैं भौतिक कार्य के उदाहरण। एक पुस्तक को उठाएं, इसके लिए आपको बल लगाना पड़ता है और पुस्तक ऊपर की ओर विस्थापित होती है, इसलिए यह विज्ञान में कार्य माना जाएगा। पुस्तक ऊपर उठाने में लगा बल गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करता है। वह पुस्तक की गति में परिवर्तन होता है ना। पुस्तक पहले विरामावस्था में था, अब उठाया तो गत्यावस्था में परिवर्तित हो गया। आइए दैनिक जीवन के उन उदाहरणों पर विचार करते हैं जिन्हें हम सामान्य भाषा में कार्य कहते हैं। विद्यार्थी परीक्षा के समय कठोर कार्य करता है। चूँकि कार्य की वैज्ञानिक अवधारणा के अनुसार यहाँ बल एवं विश्राम की दशाएं नहीं होती, अतः विज्ञान में विद्यार्थी के इस कठोर परिश्रम को कार्य नहीं माना जा सकता, है ना। क्योंकि कार्य वह होता है जहाँ बल हो और विस्थापन भी हो, ठीक है।
क्या करते हैं, एक चेयर को कोई विद्यार्थी उठा रहा है, बहुत देर तक उठाए खड़ा है, उसका हाथ तो दर्द देने लगेगा, दुखने लगेगा, वो बोलेगा बहुत ज़्यादा मैंने कार्य किया। पर उस कुर्सी को उठाकर फिर उसी स्थान पर रख दिया, मतलब उसमें विस्थापन जरा भी नहीं हुआ, तो इसे कार्य नहीं कहा जा सकता। ठीक है, मतलब कि विस्थापन होना चाहिए वस्तु में और बल भी लगना चाहिए, तभी उसे विज्ञान की भाषा में कार्य कहा जाएगा, अन्यथा कार्य नहीं कहा जाएगा। अब यहाँ पर हम कुछ परिस्थितियों पर विचार करेंगे। जैसे आपने एक बहुत बड़ी चट्टान को धकेला पर वह नहीं हिली, तो इसको क्या हम विज्ञान की भाषा में कार्य कहेंगे? तो इसको विज्ञान की भाषा में कार्य नहीं कहा जाएगा, क्योंकि आपने चट्टान पर को धकेलने में पूरा बल तो लगाया, पर चट्टान जरा भी विस्थापित नहीं हुआ है ना। विस्थापित होगा तभी विज्ञान में उसे कार्य कहा जाएगा। दूसरा, आप सीढ़ियों पर चढ़कर इमारत की दूसरी मंजिल पर पहुँचे, हाँ, इसे ज़रूर कार्य कहा जाएगा, क्योंकि आप वहाँ पर से विस्थापित हो गए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले गए, ठीक है, बल लगाकर। और तीसरा, यात्री स्टेशन पर बैग खींचकर कुछ दूरी तक ले जाता है, तो इसे भी विज्ञान में कार्य कहा जाएगा, क्योंकि वह बैग पर बल लगाता है और उसे खींचता हुआ एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है, मतलब विस्थापन भी हो रहा है, बल भी लग रहा है, तो यहाँ पर इसे कार्य करना कहा जाएगा। एक चलते हुए साइकिल को रोकना, तो एक चलते हुए साइकिल को रोकना मतलब एक निश्चित स्थान पर रोकना, मतलब क्या होगा, उसका स्थान भी विस्थापित होगा और उस पर बल भी लगेगा, है ना, साइकिल रोकने के लिए, तो इसे भी कार्य कहा जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, एक नियत बल द्वारा किया गया कार्य। नियत बल मतलब जहाँ पर बल क्या होता है, निश्चित लगता है ना, बल बार बार परिवर्तित नहीं होता, तब उसके द्वारा किया गया कार्य देखते हैं। बल व विस्थापन पता होने पर हम कार्य की गणना कर सकते हैं, क्योंकि बल, विस्थापन और कार्य तीनों एक दूसरे से संबंधित होते हैं। अब यहाँ पर हम इसके लिए जो चित्र दिखाया गया है उसको देख सकते हैं। पहले कहाँ पर था और बल लगाने पर वह एस दूरी तय करके कहाँ पर चले गया। कार्य की वैज्ञानिक परिभाषा के अनुसार कार्य का मान क्या होता है, बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब कार्य का सूत्र लिखना चाहें तो कार्य बराबर क्या होगा, बल गुणित बल, वस्तु का बल की दिशा में स्थापन, मतलब वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, W इज इक्वल टू F इंटू एस। और कार्य क्या होता है, एक अदिश राशि होता है, ठीक है, तो ये है। अब देखिए, हम जानते हैं कि बल की SI इकाई क्या होती है, न्यूटन होती है, मतलब मेजरमेंट किस में किया जाता है, न्यूटन में किया जाता है फोर्स को। दूरी की इकाई होती है मीटर, है ना, SI मात्रक दूरी का क्या होता है, मीटर, जिसको स्मॉल m से हम लोग डिनोट करते हैं। अतः कार्य की इकाई क्या होगी, न्यूटन इंटू मीटर, क्योंकि कार्य बराबर बल गुणित क्या होता है, विस्थापन, तो क्या होगा, बल का SI मात्रक न्यूटन और विस्थापन का SI मात्रक मीटर, तो कार्य का SI मात्रक क्या हुआ, न्यूटन इंटू मीटर, और न्यूटन इंटू मीटर को हम लोग क्या कहते हैं, जूल, जूल को कैपिटल J से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ देखो समीकरण W इज इक्वल टू एफ एस हम लोग अभी देखे थे। यदि F मतलब बल 1 न्यूटन ले लें और S मतलब विस्थापन 1 मीटर ले लें, तो W इज इक्वल टू एफ एस में अगर वैल्यू रखेंगे W इज इक्वल टू 1N, मतलब 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, तो क्या हो गया, 1 इंटू 1 1 न्यूटन मीटर, इसको क्या कहेंगे, 1 जूल कहेंगे। तो 1 जूल की परिभाषा क्या होगी, 1 जूल की परिभाषा, 1 जूल कार्य की वह मात्रा है जो 1 न्यूटन बल लगाने पर वस्तु को बल की दिशा में 1 मीटर विस्थापित कर दे, है ना। मतलब 1 न्यूटन बल लगाने पर कोई वस्तु 1 मीटर अगर विस्थापित हो जाता है तो हम क्या कहेंगे कि 1 जूल कार्य यहाँ पर हुआ है। तो ये क्या हो गया, हमारे जूल की परिभाषा। तो यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, उदाहरण में हम लोग सॉल्व करेंगे, बल की कार्य की गणना करेंगे, ठीक है। तो उदाहरण 1 है, एक लड़की टेबल पर रखी हुई किताब पर 4.5 न्यूटन का बल लगाती है, ये बल दिया गया है। किताब बल की दिशा में 30 सेंटीमीटर विस्थापित हो जाती है। अब देखो यहाँ पर 30 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्या होता है, लंबाई का मात्रक होता है, पर CGS पद्धति में होता है। हमको इसको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा SI पद्धति में, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे लिखा है वस्तु पर बल द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो यहाँ पर क्या होगा, हल
पुस्तक पर लगाया गया बल कितना दिया था, F इज इक्वल टू 4.5 न्यूटन, और बल की दिशा में वस्तु का विस्थापन S इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर है। अब 1 मीटर बराबर क्या होता है 100 सेंटीमीटर। तो इसको ऐसा ही पद्धति में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 30 को 100 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 0.3 मीटर आ गया। ये हमारा विस्थापन। अब किया गया कार्य क्या होता है, कार्य बराबर बल गुणित बल की दिशा में किया गया, मतलब बल की दिशा में हुआ विस्थापन। तो W इज इक्वल टू F इंटू एस। तो W इज इक्वल टू 4.5 न्यूटन इंटू 0.3 मीटर। तो यहाँ क्या हो जाएगा देखो, 3 5 जो 15 का 5 कैरी आया 1, 3 4 जा 12 और 1 क्या हो जाएगा 13। तो क्या हो गया 135 और 2 टाइम्स के बाद पॉइंट आएगा तो वर्क इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1.35 जूल। ये आ जाएगा हमारा आंसर। तो इतना कार्य उनके द्वारा किया गया है, ठीक है, 1.35 जूल। तो इस प्रकार से इसका कैलकुलेशन किया जाता है। तो देखिए यहाँ उदाहरण 2 है। एक व्यक्ति 20 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु को पृथ्वी से 3 मीटर ऊपर उठाता है। उसके द्वारा वस्तु पर किए गए कार्य का परिकलन करें। तो यहाँ G इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है, जो कि गुरुत्वीय त्वरण का मान है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को हल देखते हैं। वस्तु का द्रव्यमान स्मॉल m इज इक्वल टू क्या दिया है 20 किलोग्राम, विस्थापन 3 मीटर दिया गया है। अब देखो यहाँ पर गति के द्वितीय नियम के अनुसार बल का सूत्र क्या होता है, बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण F इज इक्वल टू ma। परंतु यहाँ पर त्वरण कौन सा लग रहा है, गुरुत्वीय त्वरण। तो a के स्थान पर क्या आ जाएगा g। तो बल बराबर m गुणित g हो जाएगा, मतलब बल बराबर द्रव्यमान गुणित गुरुत्वीय त्वरण। तो यहाँ पर द्रव्यमान दिए 20 गुणित गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 20 इंटू 9.8 करेंगे तो 196 न्यूटन हमारा यहाँ पर बल का मान आएगा। तो अब हमारे पास बल का भी मान है, विस्थापन का भी मान है, तो आराम से हम लोग बल और विस्थापन होने पर कार्य निकाल सकते हैं, क्योंकि कार्य बराबर क्या होता है बल गुणित विस्थापन। तो यहाँ किया गया कार्य W इज इक्वल टू F इंटू एस। तो अभी बल हम लोगों ने निकाला 196 और विस्थापन कितने 3 मीटर। तो 196 इंटू 3 कितना होगा 588, 588 जूल यहाँ पर उत्तर आएगा। तो किए गया कार्य कितना है 588 जूल। तो हम लोग एक अन्य स्थिति पर विचार करते हैं ना। मान लेते हैं कि एक वस्तु पर हम लोग F बल लगा रहे हैं और वस्तु क्या होता है S दूरी तक जाता तो है पर उसके बाद रुक जाता है ना। चित्र में आप देख सकते हैं, देखिए है ना। ये एक चित्र क्या दर्शा रहा है, जिस दिशा में बल लगा रहे हैं उसी दिशा में वस्तु का विस्थापन हो रहा है। पर दूसरा क्या बता रहा है, जब बल लगा रहे हैं उसके विपरीत एक और बल लग रहा है ना, तो विस्थापन क्या हो रहा है उसके विपरीत हो रहा है, ठीक है। तो इसमें दो स्थितियां हैं। पहला क्या है, जब आप वस्तु पर बल F लगाते हैं तो वस्तु बल की दिशा में विस्थापित होती है। यहाँ बल द्वारा किया गया कार्य क्या हो धनात्मक होगा। जब बल की दिशा में वस्तु का विस्थापन होगा तो कार्य क्या होगा धनात्मक होगा, अर्थात W इज इक्वल टू Fs है ना। बल कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन। और दूसरी स्थिति क्या होगा, वस्तु पर उसकी गति की दिशा के विपरीत में घर्षण बल F कार्य करता है ना। जिधर हम लोग बल लगाते हैं उसके विपरीत घर्षण कार्य करता है, जिसके कारण वस्तु S दूरी तक जाकर रुक जाता है। इस स्थिति में घर्षण बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। मतलब अगर वस्तु का विस्थापन बल की दिशा में होता है तो कार्य धनात्मक, और बल के विपरीत दिशा में विस्थापन होता है तो कार्य ऋणात्मक होगा। यहाँ पर दोनों के बीच कोण 180 अंश होता है, घर्षण बल और जिस तरफ वस्तु विस्थापित होता है उस बल, है ना। तो अर्थात W इज इक्वल टू यहाँ ऋणात्मक आ जाएगा माइनस Fs। अतः वस्तु पर लगाया गया बल तथा वस्तु का विस्थापन अगर दोनों ही समान दिशा में हो तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या कहलाएगा धनात्मक, ठीक है। जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में लगे तब क्या होगा, उसे कहेंगे हम कार्य धनात्मक है, ठीक है। और यदि बल तथा वस्तु का विस्थापन विपरीत दिशा में हो तो बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक, मतलब जिधर बल लगा रहे हैं उसके विपरीत विस्थापन होगा तो कार्य ऋणात्मक, और जिधर बल लगा रहे हैं उधरी वस्तु विस्थापित होगा तो उस कार्य को हम लोग क्या कहेंगे धनात्मक। देखिए यहाँ कार्य किस प्रकार का हो रहा है उसे ज्ञात करने के लिए कुछ उदाहरण देखते हैं। तो उदाहरण 1 है, इसमें प्रश्न दिया गया है एक गोलाकार वस्तु को लुढ़काने पर वह 4 मीटर की दूरी तक विस्थापित होती है। उस पर 15 न्यूटन का घर्षण बल लग रहा है।
घर्षण बल द्वारा किए गए कार्य की हम लोगों की गणना करना है। ठीक है, तो यहाँ पर वस्तु पर लगने वाला घर्षण बल कितना दिया है, F बराबर 15 न्यूटन और वस्तु का विस्थापन 4 मीटर है। तो यहाँ गणना करेंगे, वस्तु का विस्थापन एवं वस्तु पर लगने वाला घर्षण बल की दिशा एक दूसरे के विपरीत होता है। तो घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य यहाँ पर हम लोग को निकालना है, घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य। तो घर्षण बल विपरीत कार्य करता है, मतलब कार्य का आएगा ऋणात्मक आएगा। W इज इक्वल टू माइनस एफ इंटू एस, W इज इक्वल टू माइनस 15 इंटू 4 कितना होगा 60। तो कार्य क्या हो जाएगा -60 जूल। माइनस क्या दर्शा रहा है कि बल किधर लग रहा है, कार्य के विपरीत दिशा में। ठीक है, उदाहरण 2 देखते हैं। 60 किलोग्राम द्रव्यमान की महिला इमारत की पहली मंजिल तक पहुंचने के लिए 20 सीढ़ियां चढ़ती है, जिसमें प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई कितना है हमारा 23 सेंटीमीटर। इस क्रिया में महिला पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किए गए कार्य की हम लोगों को गणना करना है। तो देखो महिला किधर जा रही है, ऊपर की ओर, और गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ कार्य करेगा, पृथ्वी की ओर, मतलब नीचे की ओर, उसके विपरीत। ठीक है, तो यहाँ पर महिला का द्रव्यमान दिया गया m बराबर 60 किलोग्राम और महिला पर लग रहा गुरुत्व बल कितना होगा 60 किलोग्राम उसका होगा, और जो 9.8 मीटर पर सेकंड गुरुत्वीय त्वरण के कारण होगा, तो महिला पर लग रहा गुरुत्वीय बल कितना होगा टोटल 60 इंटू 9.8। देखते हैं प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई। तो सीढ़ी की ऊंचाई दी गई है 23 सेंटीमीटर, जो कि CGS पद्धति में है। अभी हमको SI पद्धति में चेंज करना है, मतलब मीटर में। तो 1 मीटर इक्वल टू क्या होता है 100 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे। तो प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई इज इक्वल टू 23/100 मीटर, और 20 सीढ़ियों की कुल ऊंचाई है, तो 20 से इंटू करेंगे, 20 इंटू 23/100। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा W इज इक्वल टू माइनस mgh। अब देखो महिला ऊपर की ओर चढ़ रही है, गुरुत्वाकर्षण नीचे की ओर लग रहा है, इसलिए माइनस लगा यहाँ, है ना। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, -m का मान है द्रव्यमान 60 इंटू गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है 9.8 इंटू अभी हाइट निकाल रहे थे 20 इंटू 23/100। तो कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा -2704.8 न्यूटन मीटर। और अगर जूल इसमें अगर हम लोग इसको लिखें तो इतना ही जूल होगा, क्या होगा -2.70 जूल हमारा आंसर आएगा। ठीक है, हमारे इस अध्याय का नाम है कार्य एवं ऊर्जा। अभी तक हमने कार्य के बारे में पढ़ा, अब आगे देखते हैं ऊर्जा के बारे में। तो इस अध्याय में हम केवल यांत्रिक ऊर्जा का अध्ययन करेंगे। ठीक है, और यांत्रिक ऊर्जा 2 प्रकार की होती है, एक तो गतिज ऊर्जा और दूसरी स्थितिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा क्या होती है, प्रत्येक वस्तु में अपनी गति के कारण एक ऊर्जा निहित होती है। उसमें जो गति होता है उसके कारण उसमें जो ऊर्जा होती है उसे हम लोग क्या कहेंगे गतिज ऊर्जा कहेंगे। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा उसकी चाल के साथ बदलती रहती है, मतलब चाल जितनी ज़्यादा होगी उसकी गतिज ऊर्जा उतनी ही ज़्यादा होगी, चाल जितनी कम गतिज ऊर्जा भी उतनी ही कम होगी। समान द्रव्यमान की तेज गति करती हुई वस्तुओं में कम वेग से गति करती हुई वस्तुओं की अपेक्षा अधिक गतिज ऊर्जा होती है, मतलब गति जिसमें ज़्यादा हो उसकी गतिज ऊर्जा अधिक होती है। इसी कारण तीव्र वेग से गतिशील गेंद स्थिर विकेटों से टकराती है तो विकेट दूर जा गिरता है, जबकि धीरे से आकर टकराई हुई गेंद विकेट को दूर नहीं फेंक पाती, क्योंकि तेज गति से आती हुई विकेट में क्या होती गतिज ऊर्जा अधिक होती है, जिसके कारण ऊर्जा अधिक लगने के कारण विकेट ज़्यादा दूर पर टकरा कर ज़्यादा दूर फेंका जाते हैं। और जबकि अगर स्लो आ रही है गेंद तो उसमें गतिज ऊर्जा कम है, मतलब कि जब वह विकेट से टकराती है तो ऊर्जा कम लगने के कारण विकेट क्या हो जाता है गिरता नहीं है ना, थोड़ा सा उसमें प्रभाव होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम लोग गतिज ऊर्जा की गणितीय व्याख्या करते हैं। तो किसी भी वस्तु की गतिज ऊर्जा विरामावस्था में शून्य होती है, क्योंकि वह विराम में है, और गतिज ऊर्जा तो गति के कारण होती है, इसलिए विरामावस्था में गतिज ऊर्जा शून्य होती है। अर्थात गतिशील वस्तु में गति के कारण गतिज ऊर्जा निहित होती है। हम यह कह सकते हैं कि गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा उस वस्तु पर वेग को प्राप्त करने के लिए किए गए कार्य के बराबर होती है। देखो विरामावस्था में है, वेग को प्राप्त करने के लिए जितनी क्या चाहिए, वेग को प्राप्त करने के लिए जितना कार्य करना पड़ेगा उसके बराबर उस वस्तु की क्या होगी गतिज ऊर्जा होगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं गतिज ऊर्जा व किया गया कार्य। माना कि द्रव्यमान m की एक वस्तु क्षैतिज तल पर रखी गई है,
वस्तु पर एक समान बल F लगाने पर वह S दूरी तक विस्थापित हो जाती है। तब वस्तु पर किया गया कार्य देखो, W इज इक्वल टू एफ है ना, ये इक्वेशन नंबर 1 है। वस्तु पर लगने वाले बल के कारण मानो उसमें उत्पन्न त्वरण A है। हमने क्या किया था पिछले अध्याय में, क्या गति के समीकरणों को पढ़ा था, है ना। एक समान त्वरण A में गतिशील वस्तु के प्रारंभिक वेग u, अंतिम वेग v तथा विस्थापन s के बीच क्या होता है संबंध, जिसको गति का तृतीय समीकरण कहते हैं। v² माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। यहाँ s का वैल्यू निकालेंगे तो 2a इंटू में है और साइड चेंज होकर डिवाइड में हो जाएगा, तो s इक्वल टू v² माइनस यू स्क्वायर बाई 2a, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। और गति का द्वितीय नियम क्या कहता है, F इज इक्वल टू ma। जो समीकरण 3 और 4 थे उसमें से S और F के मान को समीकरण 1 में रखने पर हम किए गए कार्य को लिख सकते हैं W इज इक्वल टू ma इंटू v² माइनस यू स्क्वायर बाई 2a। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ m इंटू v² माइनस यू स्क्वायर। यदि वस्तु की गति विराम अवस्था से प्रारंभ होती है अर्थात u इज इक्वल टू 0 होता है ना, u इक्वल टू 0 वैल्यू रखेंगे, W इज इक्वल टू हाफ mv²। माना किया गया कार्य वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर है। यदि वस्तु स्थिर अवस्था से गति करती है तो किया गया कार्य गतिज ऊर्जा के बराबर हो गया है ना, क्योंकि हाफ mv² किसका फॉर्मूला होता है, गतिज ऊर्जा का। हम कह सकते हैं कि v वेग से गतिशील m द्रव्यमान वस्तु की गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा, E मतलब काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 हाफ mv², मतलब हाफ mv²। और ऊर्जा की SI इकाई क्या होती है, ऊर्जा की SI इकाई होती है जूल। अब देखते हैं एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। 20 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड के समान वेग से गतिशील है। वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो क्या क्या दिया गया है हम लोग को, वस्तु का द्रव्यमान 20 किलोग्राम, वस्तु का वेग 5 मीटर प्रति सेकंड और गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, 1/2 गुणित द्रव्यमान गुणित वेग का स्क्वायर, तो हाफ mv²। तो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, हाफ इंटू 20 इंटू 5 तो कितना हो जाएगा, 20 को 2 से कट करेंगे तो 10 इंटू 5 का स्क्वायर 25 इंटू 10 250 है ना, 250 जूल। तो वस्तु की गतिज ऊर्जा 250 जूल है, ये होगा हमारा उत्तर। देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। यदि किसी कार का द्रव्यमान 200 किलोग्राम है तो उसके वेग को 36 किलोमीटर प्रति घंटा से 72 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ाने में किया गया कार्य क्या होगा। तो हल देखते हैं। कार का द्रव्यमान हम लोग को दिया है, स्मॉल m इज इक्वल टू 200 किलोग्राम और कार का प्रारंभिक वेग दिया है, स्मॉल u इज इक्वल टू 36 किलोमीटर प्रति घंटा। सभी राशियों को SI इकाई में बदले हैं ना, तो सभी को SI इकाई में हमको बदलना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, 36 किलोमीटर प्रति घंटा मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से गुणा करेंगे, है ना। और क्या करेंगे, घंटा को सेकंड में तो 60 इंटू 60 करेंगे, तो 36 गुणित 1000 बटे 60 गुणित 60, तो u इज इक्वल टू क्या हो गया 360 बटे 36, मतलब 10 मीटर प्रति सेकंड आ गया इसका वेग, है ना। इसी प्रकार कार का क्या हो जाएगा, अंतिम वेग v इज इक्वल टू, इसको भी चेंज करेंगे जो कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 72 गुणित 1000 बटे 60 गुणित 60 करेंगे 720 बटे 36 मीटर पर सेकंड, तो क्या हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड, है ना। ये SI पद्धति में चेंज कर दिया। आगे देखते हैं। ये कार की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा E इक्वल टू हाफ mv², तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, तो हाफ इंटू 20 इंटू 10 स्क्वायर, तो हाफ इंटू 200 इंटू 10 का स्क्वायर हो गया 100, तो यहाँ पर 2 कैंसिल हो गया, 200 से कैंसिल हो गया, 100 इंटू 100 कितना आ गया 10,000 जूल। हमारा आंसर आ गया प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। कार की अंतिम गतिज ऊर्जा निकालते हैं, है ना। तो हाफ mv² में फिर वैल्यू पुट करेंगे, तो हाफ 200 इंटू 20 स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर क्योंकि अंतिम वेग v इज इक्वल टू 20 था, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हाफ इंटू 200 इंटू 20 का स्क्वायर 400, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 100 इंटू 400 40,000 जूल आएगा कार की अंतिम गतिज ऊर्जा। पर हम लोग प्रारंभिक गतिज ऊर्जा और अंतिम गतिज ऊर्जा प्राप्त कर लिए, है ना। तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन मतलब अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा ही होगा किया गया कार्य। तो किया गया कार्य बराबर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन बराबर अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। तो 40,000 माइनस 10,000 क्या हो जाएगा 30,000, और इसको क्या करें 1000 को हम लोग किलो में लिखते हैं, तो 30 किलो जूल
क्या आ गया हमारा किया गया कार्य आंसर। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने गतिज ऊर्जा के बारे में पढ़ा। अब देखते हैं स्थितिज ऊर्जा के बारे में। किसी वस्तु पर किए गए कार्य के कारण उसमें ऊर्जा संचित होती है ना। यह संचित ऊर्जा वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। अर्थात प्रत्येक वस्तु में अपनी स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है, मतलब स्थिर अवस्था के कारण जो ऊर्जा होती है, उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यह ऊर्जा अन्य रूप में रूपांतरित होकर वस्तु को कार्य करने में सक्षम बनाती है। जब आप स्प्रिंग पर गेंद रखकर दबाते हैं तो आप स्प्रिंग की स्थिति में परिवर्तन करते हैं। यह ऊर्जा उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहती है। यह गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होकर स्प्रिंग की गेंद को दूर तक गति देने में सक्षम बनाती है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से ऊपर उठाया जाता है तब उसकी ऊर्जा में भी वृद्धि होती है। वस्तु को ऊपर उठाने में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य किया जाता है ना, क्योंकि वस्तु को हम ऊपर की ओर उठा रहे हैं और गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, नीचे की ओर लगता है। वस्तु को निश्चित ऊंचाई तक उठाने में किया गया कार्य उसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहती है। गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध किए गए कार्य के कारण वस्तु में संचित ऊर्जा को गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। मतलब गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के विपरीत जो कार्य करते हैं वही वस्तु में क्या हो जाता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। यदि m द्रव्यमान की एक वस्तु को ऊपर उठाने के लिए बल की आवश्यकता होती है, इसके लिए न्यूनतम बल वस्तु के भार mg के बराबर होता है। उठाई गई वस्तु में उस पर किए गए कार्य के बराबर ऊर्जा की वृद्धि होगी। मान लें कि वस्तु को h ऊंचाई तक उठाने में उस पर गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किया गया कार्य W है, तो कार्य बराबर क्या होगा, बल गुणित विस्थापन, और बल mg है, विस्थापन h है, तो mg इंटू h, mg h है ना, वर्क इज इक्वल टू mg h। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। क्योंकि वस्तु पर किया गया कार्य mg h है, अतः वस्तु को मिली स्थितिज ऊर्जा भी mgh होगी। हम इस स्थितिज ऊर्जा को EP रखेंगे, मतलब एनर्जी ऑफ पोटेंशियल कहेंगे स्थितिज ऊर्जा mgh। और वो एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। उदाहरण 1 है, 50 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को पृथ्वी से 8 मीटर की ऊंचाई तक उठाया गया है। इस वस्तु में विद्यमान ऊर्जा की हमें परिकलन इसको करना है ना। तो स्मॉल g मतलब गुरुत्वीय त्वरण का मान तो फिक्स होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हल करते हैं। वस्तु का द्रव्यमान m इक्वल टू 50 किलोग्राम और विस्थापन कितना गया है, ऊंचाई कितना है 8 मीटर, और गुरुत्वीय त्वरण का मान तो नियत होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड। और इस सूत्र के अनुसार स्थितिज ऊर्जा निकालना है, तो स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh। यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं 50 इंटू 9.8 इंटू 8, तो क्या हो जाएगा 3920 जूल हमारा आंसर होगा। तो स्थितिज ऊर्जा क्या हो गया हमारा 3920 जूल है स्थितिज ऊर्जा। ठीक, देखिए वस्तु की स्थितिज ऊर्जा भूमि तल या आपके द्वारा चुने गए शून्य तल पर निर्भर है। किसी वस्तु के लिए एक तल के सापेक्ष स्थितिज ऊर्जा का मान किसी दूसरे तल के सापेक्ष स्थितिज ऊर्जा के मान से भिन्न होगा, है ना। अब उदाहरण 2 प्रॉब्लम दूसरा सॉल्व करते हैं। 5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पृथ्वी से एक निश्चित ऊंचाई पर स्थित है। यदि वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 400 जूल है तो वस्तु को पृथ्वी के सापेक्ष ऊंचाई हम लोग को ज्ञात करना है। देखो गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है। हल देखो, वस्तु का द्रव्यमान स्मॉल m कितना दिया है 5 kg, वस्तु का विस्थापन ऊंचाई h हम लोग को ज्ञात करना है। वस्तु की स्थितिज ऊर्जा mgh इक्वल टू 400 जूल दिया गया है। तो गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर पर सेकंड होता है। वस्तु की स्थितिज ऊर्जा mgh इक्वल टू 400 जूल, तो mgh का वैल्यू रखते हैं 5 इंटू 9.8 इंटू h इक्वल टू 400, तो h इक्वल टू क्या होगा 400 इंटू 49, 5 इंटू 9.8 क्या होगा 49, तो h इक्वल टू क्या हुआ 8.17 मीटर। तो वस्तु 8.17 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह आएगा हमारा उत्तर। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, आंतरिक ऊर्जा संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो माना m द्रव्यमान की एक वस्तु h ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक गिराई जाती है। प्रारंभ में वस्तु की स्थितिज ऊर्जा क्या है mgh, है ना। mgh होता है ना स्थितिज ऊर्जा का सूत्र, जहाँ m क्या होता है द्रव्यमान, g होता है गुरुत्वीय त्वरण, और h होता है जिस ऊंचाई पर वस्तु है उसकी ऊंचाई, और गतिज ऊर्जा शून्य है क्योंकि इसकी प्रारंभिक वेग क्या है शून्य है। इस प्रकार वस्तु की कुल ऊर्जा क्या हो गया mgh है, क्योंकि गतिज ऊर्जा तो 0 है और आंतरिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा से मिलकर बना है। गतिज ऊर्जा 0 हो गया तो फिर कुल ऊर्जा का मान क्या होगा स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। जब यह वस्तु गिरती है
तो इसकी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। यदि दिए हुए क्षण पर वस्तु का वेग v है तो गतिज ऊर्जा हाफ mv² होगा। वस्तु जैसे जैसे नीचे गिरती है इसकी स्थितिज ऊर्जा कम होती जाती है ना, तथा गतिज ऊर्जा बढ़ती जाती है, क्योंकि पृथ्वी उसे और तेज़ी से खींचती जाती है, गति उसकी बढ़ती जाती है। जब वस्तु धरती पर पहुंचने वाली होती है तो इस अवस्था में वस्तु का अंतिम वेग क्या हो जाता है, v अधिकतम हो जाएगा। इसलिए अब गतिज ऊर्जा अधिकतम तथा स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होगी। हम जानते हैं कि सभी बिंदुओं पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा का योग समान रहता है, ठीक है। और यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग हमेशा किसी भी सिस्टम में क्या होता है, किसी भी तंत्र में समान होता है, नियत होता है। यही क्या है, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम। मतलब कुल यांत्रिक ऊर्जा सदैव समान होती है, ना ही बढ़ती है ना ही कम होती है, ठीक है। यही क्या है, यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण नियम। देखिए यहाँ पर यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुसार स्थितिज और गतिज ऊर्जा का कुल योग क्या होता है, नियत होता है। इसलिए mgh + हाफ mv² इक्वल टू नियत। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग उसकी कुल यांत्रिक ऊर्जा है। हम देखते हैं कि किसी पिंड के मुक्त रूप से गिरते समय इसके पथ में किसी बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा में जितनी कमी होती है गतिज ऊर्जा में उतनी ही वृद्धि होती है, जिसके कारण ये कांस्टेंट रहता है, ठीक है। समान कार्य को करने में अलग अलग मशीनों को लगने वाले समय में अंतर हो सकता है। यहाँ पर हम शक्ति के बारे में पढ़ेंगे, अर्थात इनके कार्य करने की दर अलग है। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। हम मोटर बाइक, मोटर कार, विद्युत पंप, विद्युत बल्ब, ट्यूबलाइट, आरा मशीन, चारा काटने की मशीन, ट्रैक्टर जैसी मशीनों को शक्ति के बारे में बात करते हैं। इनकी शक्ति यह दर्शाती है कि ये कितने तेज़ी से ऊर्जा में परिवर्तन अर्थात कार्य करते हैं, ठीक है। तो कार्य करने की दर या ऊर्जा रूपांतरण की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। इसे गणितीय रूप में लिखेंगे। यदि कोई शक्ति t समय में w कार्य करती, शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटे समय। तो p इक्वल टू w/t, पावर इक्वल टू वर्क बाई टाइम। शक्ति की इकाई होती है मात्रक वाट, जिसको w से प्रदर्शित करती हैं। यदि कोई व्यक्ति 1 सेकंड में 1 जूल कार्य करता है तो ऊर्जा के उपयोग की दर 1 जूल पर सेकंड होगी तथा शक्ति 1 वाट होगी, अर्थात 1 वाट बराबर क्या होता है, 1 जूल पर सेकंड। तो ये है शक्ति। और 1 वाट इक्वल टू क्या होता है, 1 जूल पर सेकंड। ज़्यादा शक्ति हो तो उसे हम किलोवाट में लिखते हैं। 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है। तो 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट या 1000 जूल पर सेकंड। यदि हमें पता करना हो कि किसी मशीन में कितनी ऊर्जा खर्च हुई तो हमें देखना होगा कि उसकी शक्ति कितनी होगी और वह कितने समय तक कार्य कर रही है। उपयोग की गई ऊर्जा P बराबर क्या होता है, W/T से W इक्वल टू P इंटू टी है ना, क्योंकि T को क्या किया हम लोग, साइड चेंज किए तो डिवाइड से मल्टीप्लाई में आ गया। यदि P इक्वल टू 1 किलोवाट तथा T इक्वल टू 1 H टाइम 1 हावर हो तो उपयोग में लाई गई ऊर्जा क्या होगी, 1 किलोवाट पर हावर होगी, 1 किलोवाट हावर होगी। अर्थात 1 किलोवाट हावर 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा की वह मात्रा है जो 1 किलोवाट के किसी स्रोत को 1 घंटे तक उपयोग करने में व्यय होगी। घरों में, उद्योगों में तथा व्यावसायिक संस्थानों में व्यय होने वाली ऊर्जा को प्रायः किलोवाट घंटा kWh में व्यक्त करते हैं। उदाहरण के लिए 1 महीने में उपयोग की गई विद्युत ऊर्जा को यूनिट के रूप में व्यक्त किया जाता है। यहाँ 1 यूनिट का अर्थ क्या होता है, 1 किलोवाट हावर है ना। 1 किलोवाट हावर बराबर 1 किलोवाट इंटू 1 हावर, मतलब 1000 वाट गुणित 3600 सेकंड, मतलब क्या हो जाएगा ये 3.6 इंटू 10⁶ जूल, 36 लाख जूल के बराबर ये होगा, है ना, ठीक है, 1 किलोवाट हावर। उदाहरणों को बनाते हैं। उदाहरण 1 है, एक महिला 300 जूल कार्य को 5 सेकंड में पूरा करती है तो बताओ उसे कितनी शक्ति व्यय किया। तो महिला के द्वारा किया गया कार्य यहाँ पर क्या दिया गया है, W बराबर 300 जूल, कार्य करने में लगा समय T बराबर 5 सेकंड दिया गया है। अतः महिला द्वारा व्यय की गई शक्ति P इक्वल टू W/T। तो वहाँ पर पुट करेंगे फॉर्मूले में तो 300/5 क्या हो जाए, 60 वाट। यहाँ पर आंसर आ गया। उदाहरण 2 देखो, 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का 30 सीढ़ियाँ 10 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति की परिकलन करना है। तो G इक्वल टू क्या होता है, 10 मीटर पर सेकंड। तो लड़के का द्रव्यमान M इक्वल टू 550 kg है। M इक्वल टू 50 इंटू 10 क्या हो जाएगा, 500 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ठीक है। यहाँ देखो 30 सीढ़ियों की कुल ऊंचाई कितनी होगी, 30 इंटू 15/100,
तो 4.50 मीटर होगा। चढ़ने में लगा समय t 10 सेकेंड दिया गया है। शक्ति P बराबर क्या होता है, किया गया कार्य बटे समय, तो mgh बाई टाइम हो जाएगा। P इक्वल टू 500 इंटू 4.50 बाई 10, तो क्या हो जाएगा 225 वाट, है ना। तो लड़के की शक्ति कितना हुआ, 225 वाट आया हमारा आंसर। हाँ, उदाहरण 3 देखिए। 60 वाट का एक बल्ब प्रतिदिन 10 घंटा उपयोग किया जाता है। बल्ब द्वारा एक दिन में खर्च की गई ऊर्जा की यूनिटों का परिकलन हमको करना है। तो विद्युत बल्ब की शक्ति कितना दिया गया, 60 वाट मतलब 0.06 किलो वाट। 1000 से भाग देंगे तो आएगा, है ना। उपयोग किया गया समय है 10 घंटा और बल्ब की खर्च की गई ऊर्जा शक्ति गुणित लिया गया समय, तो शक्ति है 0.06 इंटू लिया गया समय है 10, तो मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 0.60 किलोवाट हावर, है ना। ये मतलब क्या होगा 0.60 यूनिट। तो बल्ब द्वारा एक दिन में कितना यूनिट ऊर्जा खपत किया जा रहा है, 0.60 यूनिट। ये आ गया हमारा आंसर। अब यहाँ पर पाठ के अंत में दिए गए प्रश्नों के उत्तर देखेंगे, तो उचित विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है, वस्तु पर 10 न्यूटन का बल लगाने पर यदि वस्तु बल की दिशा में 2 मीटर तक विस्थापित हो जाती है तो वस्तु पर बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। बल गुणित बल की दिशा में विस्थापन 10 गुणित 2 20 जूल वह आएगा इसका करेक्ट आंसर, है ना। और 5 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 2 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से गतिशील है तो वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो गतिज ऊर्जा होगी ऑप्शन नंबर A 10 जूल, सही आंसर। सही विकल्प में थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, 12 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु धरती से एक निश्चित ऊंचाई पर स्थित है। यदि वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 480 जूल है तो वस्तु की धरती पे सापेक्ष ऊंचाई होगी 6 मीटर, 9 मीटर, 5 मीटर, 4 मीटर। तो सही उत्तर है आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 4 मीटर, है ना। क्योंकि यहाँ 12 ये हो गया मास और गुरुत्वीय त्वरण 10, तो 12 धाम 120 और 148 को 120 से भाग देंगे तो क्या आएगा 4 आंसर आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, आप अपने घर में 100 वाट का एक विद्युत बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे तक जलाते हैं। बल्ब द्वारा एक दिन में खर्च की गई ऊर्जा की यूनिट कितनी होगी। तो A है 4 यूनिट, B है 5 यूनिट, C है 5 यूनिट और D है -1 यूनिट। तो यहाँ पर क्या आएगा ऑप्शन नंबर B 5 यूनिट, है ना। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कार्य का ऐसा ही मात्रक खाली स्थान है, तो उत्तर आएगा जूल। कार्य का ऐसा ही मात्रक जूल है। 1 किलोवाट घंटा खाली स्थान जूल के तुल्य है, तो 1 किलोवाट घंटा 36 गुणित 10 की घात 5 जूल के तुल्य है। आंसर आएगा 36 गुणित 10 की घात 5। किसी वस्तु की कुल ऊर्जा खाली स्थान रहती, कुल ऊर्जा नियत रहती है ना, खाली स्थान में आएगा नियत। चौथा है, वस्तु पर लगाए गए बल एवं उसके विस्थापन की दिशा विपरीत हो तो किया गया कार्य ऋणात्मक होगा, है ना। तो फोर्थ में क्या आएगा ऋणात्मक। और फिफ्थ देखो, फिफ्थ है, m द्रव्यमान की वस्तु पृथ्वी से h/2 ऊंचाई पर स्थित हो तो वस्तु की स्थितिज ऊर्जा होगी। तो वस्तु की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, हाफ mgh, है ना। क्योंकि h का वैल्यू हाफ h हो जाएगा तो हाफ mgh आएगा खाली स्थान में आंसर। तो थर्ड क्वेश्चन है, गतिज ऊर्जा से आप क्या समझते हैं। किसी गतिमान वस्तु के लिए गतिज ऊर्जा का सूत्र स्थापित कीजिए। तो उत्तर गतिज ऊर्जा क्या है, किसी वस्तु में अपनी गति के कारण जो ऊर्जा निहित होती है उसे वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा हेतु सूत्र की स्थापना करेंगे तो माना m द्रव्यमान की एक वस्तु क्षैतिज तल पर रखी है। वस्तु पर एक समान बल F लगाने पर s दूरी तक विस्थापन होता है, तब वस्तु द्वारा किया गया कार्य W=Fs हो जाएगा। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। वस्तु पर लगे बल के कारण माना उसके त्वरण A उत्पन्न होता है। एक समान त्वरण A में गतिशील किसी वस्तु में प्रारंभिक वेग u, अंतिम वेग v तथा विस्थापन s के बीच संबंध क्या होगा, v² - u² 2as। तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा 2a का साइड चेंज हो जाएगा, तो s इक्वल टू v² - u²/2a। तो हम जानते हैं गति के द्वितीय नियम से F = ma होता है। समीकरण 1 में F व s का मान रखने पर तो यहाँ W = ma हो जाएगा, ma × v² - u²/2a।
इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यदि वस्तु की गति विरामावस्था से प्रारंभ होती है अर्थात u इज इक्वल टू 0 हो तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर। परंतु कार्य W वस्तु की गतिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है तो E के मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पर गतिज ऊर्जा का सूत्र होगा E के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ये होगा हमारा आंसर। प्रश्न 4 है, किसी घर में एक महीने में विद्युत ऊर्जा का 250 यूनिट व्यय हुआ, यह ऊर्जा जूल में कितनी होगी। तो उत्तर देखो, किसी घर में एक महीने में विद्युत ऊर्जा की खपत 250 यूनिट मतलब 250 किलोवाट आवर हुआ है ना। 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 1000 वाट। तो 250 किलोवाट बराबर 1000 गुणित 250 वाट मतलब कितना हो गया यहाँ पर 2,50,000 वाट है ना, मतलब 2,50,000 जूल। तो 250 किलोवाट आवर बराबर 2,50,000 बटे 60 गुणित 60 जूल पर सेकंड मतलब 2500 बटे 36 जूल पर सेकंड मतलब क्या हो गया 70 जूल हमारा लगभग आंसर आया। तो अतः 250 यूनिट ऊर्जा जूल में कितना होगा, 70 जूल हमारा आंसर। पांचवा ए फिफ्थ ए क्वेश्चन क्या है, ऊर्जा संरक्षण नियम क्या है समझाइए। तो उसका उत्तर है ऊर्जा संरक्षण नियम, इसके अनुसार ऊर्जा को न ही नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न, केवल एक प्रकार से दूसरे प्रकार में ऊर्जा का रूपांतरण किया जा सकता है। अर्थात ब्रह्मांड की सकल ऊर्जा नियत होगी। ब्रह्मांड की जो टोटल ऊर्जा होती है वो हमेशा क्या होती है, नियत होती है, वो चेंज नहीं होती। क्योंकि यहाँ पर कोई भी एनर्जी ना ही उत्पन्न हो रहा है ना नष्ट हो रहा है ना, वो केवल एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित हो रहा है। उदाहरण के लिए स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिर रहे पिंड की गति के किसी भी बिंदु पर गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा का योग सदैव नियत रहता है। जैसे जैसे पिंड नीचे आता है उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती जाती है तथा स्थितिज ऊर्जा घटती जाती है। पृथ्वी सतह पर टकराने के पूर्व पिंड की गतिज ऊर्जा ठीक उतनी ही होती है जितनी कि पिंड को गिराने से पूर्व उनकी स्थितिज ऊर्जा थी। अतः किसी निकाय की स्थितिज ऊर्जा एवं गतिज ऊर्जा का योग सदैव नियत होता है। ठीक है। और दूसरा प्रश्न पांचवा का दूसरा है, मुक्त रूप से गिरते एक पिंड की स्थितिज ऊर्जा लगातार कम होती जाती है, क्या यह ऊर्जा संरक्षण नियम का उल्लंघन करती है, कारण के साथ स्पष्ट कीजिए। तो देखिए इसका उत्तर देखिए, मुक्त रूप से गिरते पिंड की स्थितिज ऊर्जा लगातार कम होती है, यह ऊर्जा संरक्षण नियम का उल्लंघन नहीं करती, क्योंकि जैसे जैसे पिंड नीचे आता है उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती जाती है। पृथ्वी की सतह से टकराने के पूर्व पिंड की गतिज ऊर्जा ठीक उतनी होती है जितनी कि पिंड के गिरने से पूर्व इसकी स्थितिज ऊर्जा थी। इस प्रकार किसी भी निकाय की स्थितिज एवं गतिज ऊर्जा का योग सदैव नियत रहता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है छठवां क्वेश्चन, स्थितिज ऊर्जा को समझाते हुए सूत्र की स्थापना करें। तो स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, किसी वस्तु में उसकी स्थिति या आकृति में परिवर्तन के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जब किसी वस्तु को पृथ्वी तल से ऊपर उठाया जाता है तो वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण नीचे की ओर लगता है और हम उसको ऊपर की ओर उठा रहे हैं ना। वस्तु को निश्चित ऊंचाई तक उठाने में किया गया कार्य उसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहती है। इस प्रकार गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध किए गए कार्य के कारण वस्तु में संचित ऊर्जा को गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब स्थितिज ऊर्जा हेतु सूत्र की स्थापना करेंगे तो माना m द्रव्यमान की वस्तु h ऊंचाई पर स्थित है और g गुरुत्वीय त्वरण हो तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कितना होगा, वस्तु को h ऊंचाई तक लाने में किया गया कार्य मतलब EP मतलब पोटेंशियल स्थितिज, गुरुत्वीय बल गुणित विस्थापन, गुरुत्वीय बल क्या होता है mg गुणित h, तो EP इज इक्वल टू mgh हो गया हमारा आंसर। ठीक है, यही होता है स्थितिज ऊर्जा हेतु सूत्र EP इज इक्वल टू mgh। देखिए इसके बाद है अगला प्रश्न सातवां, पर इसके पहले हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग अध्याय में क्या क्या पढ़े हैं। तो ये अध्याय है कार्य एवं ऊर्जा। तो ये बात ध्यान रखिएगा
कि कार्य क्या होता है विज्ञान में तभी माना जाता है जब उस पर बल लगे और विस्थापन हो। ठीक है, चाहे उसके पीछे कितनी भी मेहनत की गई हो, अगर विस्थापन नहीं है तो उसे कार्य नहीं किया कहा जाएगा। ठीक है, और ऊर्जा क्या होती है? ऊर्जा एक ऐसा कारक होती है जो कि इस कार्य को करने के लिए आवश्यक होती है ना, जो कि हम जिसके बिना हम कार्य नहीं कर सकते। यहाँ पर हम स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के बारे में पढ़ रहे थे। तो हम लोग किसी वस्तु को ऊपर की ओर उठाते हैं, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करते हैं, तो वही क्या कहलाती है? हमारी स्थितिज ऊर्जा। वो कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। 7th क्वेश्चन है ए। 7th का ए फर्स्ट है, यदि कण की गति को दुगुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? देखते हैं। ए गतिज ऊर्जा बराबर क्या होगा? हाफ mv² होता है ना। यदि कण की गतिज ऊर्जा v दुगनी कर दी जाए तो देखो v की जगह क्या पुट करेंगे? 2v, तो गतिज ऊर्जा बराबर हाफ m2v²। तो हाफ m2v² मतलब कितना हो जाएगा? 4v²। 2 का स्क्वायर 4 और v का स्क्वायर v²। तो यहाँ पर देखिए 4 इंटू हाफ इंटू mv² मतलब हाफ mv² हो गया हमारा गतिज ऊर्जा। तो 4 है ना, तो 4 यहाँ पर क्या हो गया? यदि कण की गतिज ऊर्जा दुगनी कर दी जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, अब बी देखो 7वां, कभी कण पर किए गए कार्य का परिमाण शून्य हो तो उसकी गति क्या होगी? तो कार्य बराबर होता है बल गुणित बल की दिशा में विस्थापन। W = F × S। यदि कण पर किए गए कार्य का परिमाण शून्य हो तो W = 0, मतलब कण पर किए गए कार्य का परिमाण शून्य हो तो इसकी गति भी क्या होगी? शून्य होगी। ये होगा हमारा आंसर। तो यहाँ 8th क्वेश्चन है, v वेग से गति करती हुई कार में ब्रेक लगाने के पश्चात यह d दूरी तक जाकर रुकती है। गणना करें, यदि कार का वेग 2v हो तो ब्रेक लगाने के पश्चात वह कितनी दूरी तक जाकर रुकेगी? तो हल देखते हैं। कार का प्रारंभिक वेग है, उस पर ब्रेक बल लगाया जाता है जिसके कारण वह दूरी तय करती है ना, का दूरी तय करती है। तो अंतिम वेग v बराबर क्या हो गया? 0। अब F = ma होता है न्यूटन के सेकंड लॉ से। A = क्या हो जाएगा? m साइड चेंज होकर डिवाइड में आ जाएगा F/m, जहाँ m का है कार का द्रव्यमान कैपिटल M। गति के तीसरे नियम से क्या होता है? v² = u² - 2as। अब अंतिम वेग क्या है? 0, क्योंकि ब्रेक के कारण रुक जाता है कार। तो v का मान क्या हो जाएगा? 0² = u² - 2 और F/m = s। तो यहाँ पर u² = 2Fs/m। चूँकि f व m नियत है इसलिए क्या हो जाएगा? F is proportional to u²। S1/s2 = u1² तो क्या हो जाएगा? S1 क्या है? का बटे S2 बराबर u1 क्या है? आ का स्क्वायर बटे 2v²। तो यहाँ S2 = 4v²/a² इंटू का। अतः कार क्या है? 4v²/a² इंटू का दूरी पर जाकर रुकेगी। ये होगा आंसर। अब देखिए 9th क्वेश्चन है, कोई मनुष्य चावल के एक गट्ठर को अपने सिर पर 30 मिनट तक रखता है और थक जाता है, क्या उसने कुछ कार्य किया? अपने उत्तर को तर्क देकर समझाइए। तो उत्तर होगा, कोई मनुष्य चावल के एक गट्ठर को अपने सिर पर 30 मिनट तक रखता है और थक जाता है। शायद थकान से लगता है कि मनुष्य ने बहुत कार्य किया, परंतु भौतिक कार्य की परिभाषा के अनुसार मनुष्य ने गट्ठर पर कोई कार्य नहीं किया। यद्यपि गट्ठर को उठाए रखने के लिए मनुष्य ने बल लगाया पर गट्ठर में विस्थापन नहीं हुआ। चूँकि गट्ठर में विस्थापन नहीं हुआ इसलिए उसमें कोई भी कार्य नहीं किया। तो ये होगा आंसर। तो देखो हम लोग कार्य किया गया तभी मानते हैं विज्ञान में जब वहाँ पर क्या हो? बल भी लगे, विस्थापन भी हो। यहाँ बल तो लगा परंतु वस्तु विस्थापित नहीं हुआ, वहीं के वहीं फिर रख दिया गया, इसलिए कार्य नहीं हुआ। प्रश्न 10वां है, किसी पिंड पर 8 न्यूटन का बल आरोपित करने पर वह बल की दिशा में 4 मीटर विस्थापित हो जाता है। इस क्रिया में किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो F बराबर दिए है, बल बराबर 8 न्यूटन, विस्थापन बराबर 4 मीटर, कार्य बराबर होता है बल गुणित विस्थापन। तो W = फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, W = 8 × 4
क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू 32 है ना, 8 4 जा 32, 8 चौक 32 जूल होगा हमारा आंसर। इस क्रिया में किया गया कार्य कितना है, 32 जूल। यहाँ पर देखिए 11वां क्वेश्चन, 10 किलोग्राम द्रव्यमान को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध 10 मीटर ऊपर उठाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो क्या क्या दिया गया है, मास दिया गया है 10 किलोग्राम, ऊंचाई दिया गया है 10 मीटर। वस्तु को पृथ्वी के गुरुत्व बल के विरुद्ध h ऊंचाई तक उठाने में किया गया कार्य उसकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगी। मतलब W इज इक्वल टू क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा EP। W इज इक्वल टू स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, mgh। तो W इज इक्वल टू m का वैल्यू है 10 किलोग्राम, g का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है और h जो है 10 मीटर। तो 10 इंटू 9.8 इंटू 10, तो 9.8 इंटू 10 क्या होगा, 98, 98 इंटू 10 क्या होगा, 980, 980 W बराबर। तो W बराबर क्या आएगा, उत्तर 980 जूल। देखिए 12th क्वेश्चन, दो पिंड जिनका द्रव्यमान क्रमशः 10 किलोग्राम तथा 15 किलोग्राम है, इन्हें पृथ्वी से क्रमशः 5 मीटर तथा 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया गया है। दोनों पिंडों की स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन की गणना करना है। यहाँ पर देखिए चित्र बनाया गया है। पहला पिंड जो कि 10 किलोग्राम वजन का है, द्रव्यमान का है, और पृथ्वी से 5 मीटर ऊंचा उठाया गया है, और दूसरा पिंड 15 किलोग्राम का 2 मीटर ऊपर उठाया गया है। तो पहले पिंड की स्थितिज ऊर्जा mgh में वैल्यू रखेंगे, तो 10 इंटू 9.8 इंटू 5, तो 10 इंटू 9.8 कितना हुआ, 98 इंटू 5, 490 जूल आंसर आया। दूसरे पिंड की स्थितिज ऊर्जा mgh बराबर 15 गुणित 9.8 गुणित 2 है ना, तो 294 जूल इसका आंसर आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 13, एक व्यक्ति 6 सेकंड में 15 न्यूटन का बल लगाकर बॉक्स को 8 मीटर दूर तक विस्थापित करता है, तो उसकी शक्ति की गणना कीजिए। हल, हमको क्या क्या दिया गया, समय t बराबर 6 सेकंड, बल F बराबर 15 न्यूटन, दूरी जो कि ऊंचाई में है h बराबर 8 मीटर सॉरी है ना, शक्ति P, पावर बराबर किया गया कार्य बटे समय, तो किया गया कार्य mgh बटे t है ना। तो P इज इक्वल टू क्या होगा, 15 इंटू 8/6। तो देखिए यहाँ पर 15 5 टाइम में कट गया 3 से, और 6 2 टाइम में कट गया, तो 20 आया हमारा आंसर, 20 वाट है ना। अतः उस व्यक्ति की शक्ति 20 वाट है। अब प्रश्न 14, आखिरी प्रश्न इस अध्याय का देखिए। 0.5 किलोग्राम की किसी वस्तु की ऊर्जा में 1 जूल का परिवर्तन करने के लिए उसे कितनी ऊंचाई तक उठाना होगा। तो दिया गया क्या क्या दिया गया है, वस्तु का भार m बराबर 0.5 किलोग्राम, वस्तु की ऊर्जा W बराबर 1 जूल, g बराबर 10 मीटर पर सेकेंड, तो वस्तु की स्थिति जो W बराबर mgh। तो W का वैल्यू 1 है, M का वैल्यू 0.5 है, G का वैल्यू 10, तो वैल्यू पुट करेंगे तो 1 इक्वल टू 0.5 इंटू 10 इंटू H। तो 1 इज इक्वल टू 0.5 इंटू 10 क्या हो गया, 5, और इंटू H 5H। अब H इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई में साइड चेंज करेंगे, डिवाइड में H इज इक्वल टू 1/5 मतलब 0.2 मीटर, 0.2 मीटर ऊंचाई तक उठाना होगा। उत्तर होगा 0.2। ठीक है स्टूडेंट्स, अध्याय 12 कार्य एवं ऊर्जा समाप्त हुआ। आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं हमको। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपका डाउट क्लियर कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट्स।